अखिलेश जी को एक बात कहनी पड़ी। दो ट्वीट्स आपने एक दिन पहले देखे थे, दो लगातार ट्वीट्स थे। एक ट्वीट तो था जिसमें उन्होंने कहा था कि साइकिल इंडिया के अंतर्गत पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो इसका दो मतलब निकलता है और वो मतलब निकला। जो अपोजिशन में थे उन लोगों ने ये बताया कि देखो कांग्रेस की हैसियत बता रही है, कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं कि चुनाव लड़ सके यूपी में, और सिंबल साइकिल के सिंबल पे लड़ेंगे, इस तरह की बात आई। उससे दो मतलब निकलते। तुरंत अखिलेश यादव ने इसकी क्षतिपूर्ति की और राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई और फिर बताया कि हम इंडिया गठबंधन का मतलब ये है। और इस तरीके से उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, हमने जो लिखा उसका मतलब दरअसल इंडिया गठबंधन था। तो ये तुरंत में जो क्षतिपूर्ति करना है, ये भी एक राजनीतिक आवश्यकता है। और इस राजनीतिक आवश्यकता का संबंध कहीं न कहीं कांग्रेस के बीते समय में उस मेहनत को जाता है जिसके कारण कांग्रेस में चुंबकत्व पैदा हुआ और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने साथ रखने को विवश हैं। क्योंकि इसको उलट कर देखिए, लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हमेशा टीवी चैनल पर जब बैठते हैं तो वो कांग्रेस को श्रेय देने में शर्माते हैं, उनको दिक्कत होती है बोलने में। बल्कि उनसे उलट के पूछा जाता है कि कांग्रेस आपकी वजह से 6 सीट लेकर के आ गई, तो बहुत मंद मंद मुस्कुराते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पर बहुत एहसान कर दिया, कांग्रेस को 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के इससे आ गई। लेकिन दरअसल यहाँ पर ये मंद मंद मुस्कुराने जैसा व्यवहार उचित नहीं है। गठबंधन अगर है तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो तस्वीर लगाई, जो क्षतिपूर्ति की, वो बोलना पड़ेगा कि ये इंडिया गठबंधन खड़ा है, कांग्रेस भी हमारे साथ है और हम मिलकर लड़ रहे हैं। और ये परिस्थिति वश है कि जो भी है हमारा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का, वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस भी उसको मानकर लड़ रही। गठबंधन का भाव ये है, क्योंकि अगर अगर अपने दम पर 37 सीट जीत रहे होते तो उससे पिछले चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, 5 ही सीट समाजवादी पार्टी को आई, बीएसपी को तो 10 सीट आई। वो 0 से 10 पर पहुंच गई, आप 5 के 5 रह गए। तो इस बार 2024 के चुनाव में अगर ये गठबंधन ने परफॉर्म किया है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। उस पर बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी को, खुलकर बोलना चाहिए कि कांग्रेस की भूमिका है इस जीत में। अगर वो चुप्पी मार जाते हैं, अगर वो मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि 6 सीटें कांग्रेस को आई हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का उल्लंघन होता है। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तटस्थ भूमिका में मैं देख रहा हूं सारी चीजों को कि किस तरह से चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से नतीजे आए। और इस चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन इस तमाम तरह की बातों के बीच भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ दिखता है। समाजवादी पार्टी के साथ भी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है उसमें बस अब हमें तो पता चल रहा है कि अब थोड़ी देर में घोषणा होने ही वाली है और कांग्रेस जो है लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो हमें पता चल रहा है उसके हिसाब से। और वो 85 वाला फॉर्मूला में भी थोड़ा सा लोचदार होगा, लोच है, और लोच का मतलब इलास्टिसिटी है, और एनसीपी को 85 से कम सीटें मिलेंगी, ये भी है शरद पवार वाले को। फाइनल जो हमें दिख रहा है ये होने वाला है। तो जिस स्वरूप में भी ये इंडिया गठबंधन सामने आता है, तो ये दूसरी तरफ महायुति है। महायुति में क्या दिक्कत है? महायुति में दिक्कत यही है कि एक डिक्टेशन है दिल्ली से। भाई दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी भी है, दिल्ली में बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस डिक्टेशन नहीं दे रही है, डिक्टेशन ले रही है। महाराष्ट्र का डिक्टेशन ले रही है सहयोगी दलों से, और दिल्ली में बीजेपी बैठी है, वो डिक्टेशन दे रही है अपने सहयोगी दलों से। ये बहुत बड़ा फर्क दोनों गठबंधन के बीच है। तो एक नाथ शिंदे जो कि चाहते हैं कि हमें उद्धव ठाकरे जी की तरह भाव मिले इधर
महायुति में वो मिल नहीं रहा है। अब वो नहीं मिल रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जब शातिराना तरीके से किसी सरकार को गिराते हैं, आप अपनी ही पार्टी को धोखा देते हैं, तो आप उसी समय इस बीज को भी बो देते हैं कि आपके साथ भी कोई शातिराना तरीके से व्यवहार करेगा, आपके साथ भी कोई धोखा करेगा, उसके बीज आप बो चुके होते हैं। जी। तो ये चीजें देखने को मिल रही। आज महायुति में तीनों दल ये समझाने को लगे हैं एक दूसरे में कि आप सबसे कमजोर कड़ी हैं, आपकी स्ट्राइक रेट सबसे कम रहने वाली है। कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहने वाली है। कभी लगता है कि अजित पवार सबसे कमजोर कड़ी है, 40 सीट दे दो, इसका मतलब 5 सीट भी जीत ना पाएंगे, 35 सीट महाविकास आघाड़ी को चली जाएगी। कभी लगता है कि एक नाथ शिंदे को अगर 80 सीट दे दो तो इसका मतलब है कि वो 25 सीट भी जिता ना पाए, बाकी सारी सीटें इंडिया गठबंधन के पास चली जाए। और कभी लगता है बीजेपी जो कि सारे एनसीपी को तोड़ने से लेकर के, शिवसेना की पार्टी को तोड़ने से लेके अवैध सरकार बनाने तक, भ्रष्टाचार के तमाम बातों की जो जड़ है वो बीजेपी है। गुजरात महाराष्ट्र के बीच में जो भावनात्मक ये दूरी बढ़ी है, उसके जड़ में बीजेपी है। तो इतनी निगेटिविटी के साथ में बीजेपी तो की स्ट्राइक रेट तो सबसे कम रहने वाली है। जितनी ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी उतनी ज्यादा सफलता महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। ये आज नोट कर लिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि 155 क्या, वो 175 पर लड़ ले, उतनी बड़ी सफलता महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। ये हालात महाराष्ट्र के बने हुए हैं। सीटों की शेयरिंग को लेके बातचीत तो बस अब 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब सब सारी चीजें हैं। अब मूल बात आएगी कि जो आज आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ कौन है, महाराष्ट्र के खिलाफ कौन है, महाराष्ट्रवादी कौन है, महाराष्ट्र का दुश्मन कौन है। अब इसी हिसाब से ये चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र प्रेमी कौन है, महाराष्ट्र द्रोही कौन है, ये बात कह रहे थे आज आदित्य ठाकरे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक किताब बम का धमाका हो चुका है, और किताब है अनिल देशमुख की। और उस किताब में जब अनिल देशमुख देश के गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ और कैसे फंसाया जा रहा था अलग अलग नेताओं को, सबका जिक्र खुल करके उन्होंने वहां किया है। और ठीक चुनाव से पहले इस किताब के क्या मायने हैं। शरद पवार गुट से आते हैं, एनसीपी शरद पवार गुट से अनिल देशमुख। लेकिन इसी बीच इधर सुबह सुबह राहुल गांधी एक धमाका करते हैं, दिल्ली में उत्तम नगर पहुंचते हैं और वहां कुम्हारों से मिलते हैं, एक सलून में जाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं। सलून के जो मुखिया हैं जिन्होंने ट्रिमिंग की थी राहुल गांधी की, उनसे जो बातचीत हुई और उनसे डीवी लाइव की बातचीत अभी